जिनके कहने पे चली थी आजादी की आंधी, फिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ना इस पार की ना उस पार की, आज बात करेंगे गांधी के विचार की। ना लेफ्ट विंग की, ना राइट विंग की, और ना ही सेंटर के विंग की। आज तो बात करेंगे आजादी के उस मेंटर के विंग की। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वापस आ चुका हूं, फॉर्म में चल रहा हूं। वाजपेयी, सरदार पटेल, रतन टाटा, मारवाड़ी, अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, राधा कृष्ण दमानी, स्टीव जॉब्स, मैरी कॉम, मैकडॉनल्ड, एक के बाद एक केस स्टडी दे रहा हूं। और वैसे भी आपने अगर इस चैनल का एक भी वीडियो देखे बगैर छोड़ दिया, समझ लेना अपने बौद्धिक विकास से नाता तोड़ दिया। पहले साउथ अफ्रीका की कहानी से शुरू करते हैं। मैं 10 कहानियां बताऊंगा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहते हैं। किसी को नहीं पता ये बात, बहुत कम लोग जानते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन सब बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी क्यों है ये, मैं 10 कारण बताता हूं आपको एक एक चल के। वैसे तो मैं 100 बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एक गुजराती बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। बात थी लगभग 1905-1906 की, और वो बहुत परेशान थे साउथ अफ्रीका में। इंडिया में गांधी को बिजनेस नहीं मिल रहा था, गांधी की हालत इंडिया में बहुत खराब थी। तो उन्होंने कहा कि आप साउथ अफ्रीका आ जाओ, मेरा केस लड़ो यहां पे, मुझे बिजनेस का लॉस हो गया है। और इनकी उन्होंने वहां टिकट करा दी। फर्स्ट क्लास में जब गांधी वहां ट्रैवल कर रहे थे, तो साउथ अफ्रीकन अंग्रेजों को वहां पे बड़ा बुरा लगा। गांधी कैसे काला आदमी पहले फर्स्ट क्लास में बैठेगा, बाहर निकल यहां से। तो गांधी को जब डिपार्टमेंट वहां से कंपार्टमेंट से बाहर फेंका गया, गांधी को बुरा लगा, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। गांधी को मारा पीटा भी गया वहां पे। जब कोर्ट में जज ने उनको बोला भाई अपनी टर्बन गुजराती पगड़ी उतार नीचे रख, तो गांधी ने वहां से पगड़ी भी उतार दी। गांधी वहीं रहे क्योंकि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और सहते रहे वहां पे। उनकी कई बार बेइज्जती हुई, सहते रहे। 2 कारण, एक पैसे की कमी थी, दूसरा 1 साल का वचन देकर के आए थे दादा अब्दुल्ला को कि ठीक है तुम्हारे लिए 1 साल तक केस लड़ूंगा। गांधी बाद में हीरो की तरह निकल करके आए। उन्होंने बाद में 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार साउथ अफ्रीका में चालू किया। पूरा दुनिया बाद में गांधी की बहुत तारीफ करी, और वैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने तो उनको वापस बुलाया कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में मूवमेंट लीड करो। 1915 में गांधी वापस लौटे, तो उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वहां पे अपनी पगड़ी भी नीचे गिराई, ट्रेन से भी निकाले गए, खूब बेइज्जती भी हुई, सब कुछ हुआ। वो सहते रहे। लोग कहते थे मजबूर थे। अब वो मजबूर थे कि मजबूत थे? उन्होंने इस अन्याय को सहा। आर्थिक तंगी थी उनके पास, उनकी नौकरी चली जाती, वहां से काम खत्म हो जाता, और 1 साल का दिया हुआ वचन जो था वो भी टूट जाता। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि गांधी मजबूर थे या मजबूत थे। दूसरी कहानी लेते हैं खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट क्या था? ये 1919 से 1924 तक, यानी कि 5 साल चला था। ये एक धर्म गुरु हुआ करते थे खलीफा, टर्की में। अंग्रेजों ने उनको ताकत से हटा दिया, पावर से हटा दिया, जिसके कारण दुनिया भर के मुसलमान जो उनको बड़ा दर्जे पर रखते थे, बहुत बड़ा धर्म गुरु मानते थे खलीफा जी को, तो फिर उन्होंने कहा भैया ये तो हमारे को तो सारे मुसलमान एक हो गए देश में। खलीफा मूवमेंट चालू हुआ, क्षमा चाहता हूं, खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ। गांधी जी ने सोचा मैं वैसे तो कम्युनल नहीं हूं, लेकिन देश के मुसलमानों को अगर देश के लिए मुझे एक साथ लेना है तो उनका दिल जीतना पड़ेगा। तो उन्होंने भी खिलाफत मूवमेंट में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया। गांधी ने किसी तरह से मैं मुसलमानों को भी साथ में ले लूं, मुद्दा तो देश का है, देश को बचाना है। अगर आज मेरा दिल जीत लिया मैंने इनका, तो मेरे साथ मदद करेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट बढ़ने लगा इंडिया में। उसी दौरान साउथ इंडिया में 1921 की बात रही होगी लगभग, तब वहां पे लगभग 1500 हिंदुओं को मार दिया गया मुसलमानों के द्वारा, और 2000 हिंदुओं को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन भी कर दिया। जबरदस्ती जब उनका धर्म परिवर्तन किया गया, गांधी चुप रहे, क्योंकि गांधी उस समय मुसलमानों का दिल जीतना चाहते थे। और सारे हिंदू भी परेशान हो रहे थे कि गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं। जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन तो गलत है ना भाई, हिंदुओं का धर्म पर हिंदू अपने हिसाब से जीवन जीने दो उनको। लेकिन गांधी जी ने एक पर्पस पकड़ रखा था कि मुझे मुसलमानों को अपने साथ लेना है, कि वो देश में मेरी मदद करेंगे। मैं पूरा देश इंपॉर्टेंट है या ये 1500-2000 हिंदू इंपॉर्टेंट है? तो गांधी ने देश को आगे रखा। 1500-2000 हिंदू मारे गए या उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ। गांधी क्या कहते हैं, मेरे को पॉलिटिकल एडवांटेज तो चाहिए नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान मुझको वोट दे देंगे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मेरे को कोई पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं है, मुझे तो देश को बचाना है। जाने दो 2000-1500 हिंदुओं को। गांधी ने उनको इग्नोर किया। तो धर्म के आधार पर हत्याएं हुई। धर्म परिवर्तन के खिलाफ गांधी का न बोलना, ये गांधी के लिए जरूरी था या मजबूरी था? वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गांधी ने सही किया या गलत किया, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि मैं ना बात करूंगा लेफ्ट विंग की, ना राइट विंग की, ना सेंटर के विंग की, मैं बात करूंगा देश के मेंटर के विंग की, जिसने आजादी पे काम किया। अब सही है गलत है, वो मजबूर थे या मजबूत थे, ये आपकी और मेरे बीच की बात नहीं है, ये कमेंट बॉक्स की बात है। मैं आऊंगा और आपके विचार देखूंगा। तीसरी कहानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। ये बड़ा मूवमेंट था।
1920 के बाद इन्होंने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया कि अब अंग्रेजों का सहयोग मत करो, वो जहां हमसे कमाने आए हैं, किस लिए आए थे अंग्रेज? पैसा कमाने आए थे, पावर लेने आए थे। उन्होंने कहा इनका पैसा खत्म कर दो, जहां जहां से कमाते हैं इनको कोई कोऑपरेशन नहीं देना है, सब कपड़े अपने, सब कुछ अपना, स्कूल अपना, कॉलेज अपना, वर्कर स्ट्राइक पर जाओ, अंग्रेजों के लिए काम मत करो, गवर्नमेंट बिल्कुल बर्बाद कर दो उनकी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत दुखी हो गई थी, उन्होंने अपना रेवेन्यू लूज करना शुरू कर दिया, उनको टैक्सेस नहीं मिल रहे थे। सारे स्टूडेंट्स के लिए लीडर्स ने इंडियन अपने ही कॉलेज और अपने विद्यापीठ बनाने शुरू कर दिए, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, सीआर दास, सरदार पटेल, इन सब ने कोर्ट के लॉयर हुआ करते थे, बड़े लॉयर थे, इन्होंने कोर्ट में जाना छोड़ दिया। स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करेंगे, अपने देश का यूज करेंगे, तभी चरखे से आई आजादी, बोलते थे ना, चरखे से आई आजादी। वही तो चरखा चलाया गांधी ने कि भाई इनका कपड़ा नहीं लेंगे, अपना चरखा चलाओ। गवर्नमेंट के इनकम एक्सपेंडिचर खराब हो गए, पूरे गवर्नमेंट की इनकम कम हो गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गए अंग्रेजों के, तो ब्रिटिशर बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। फरवरी 1922 की बात थी, उस समय लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे वहां पे, और चौरी चौरा में बाद में पुलिस वाले जो बहुत तंग कर रहे थे, थाने को आग लगा दी और उसमें 22 बेचारे पुलिस वाले मारे गए। वो सही तो नहीं था, किसी भी तरीके से मारना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन फिर उसके कारण बहुत दिक्कत बढ़ी। 228 लोगों को कोर्ट में ले जाया गया और 172 को डेथ पेनल्टी दे दी गई, 40 को जेल में डाल दिया। गांधी दुखी हुए, गांधी बोले मैं अहिंसा से चाहता था भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये पुलिस वालों को क्यों मारा तुमने, क्यों मारा? इस तरह तो फॉर एन आई विल एंड अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। बोला अगर किसी ने तुम्हारी आंख फोड़ी, तुम उसकी आंख फोड़ो तो पूरा दुनिया अंधी हो जाएगी। गांधी ने बोला मेरे को तरीका ठीक नहीं लगा, मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले रहा हूं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को मारने के लिए रेडी थी, उस समय मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ का मतलब है जो जहां मिले उसे गोली मार दो, खत्म कर दो। गांधी ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, मेरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म। इससे देश में बहुत लोग दुखी हुए। बोला गांधी जी ये क्या चक्कर है, जब तुम्हारा मन करे चालू, जब तुम्हारा मन करे बंद। क्योंकि ना एक मूवमेंट चालू हो गया था, देश इकट्ठा हो चुका था, और गांधी की इस बात को कईयों ने पसंद नहीं किया। गांधी कहते थे कि ब्रिटिशर कभी भी गोली मार देंगे, उनको एजिटेट तुमने कर दिया। इस समय गांधी को भी जेल में डाल दिया गया था। अब गांधी इतना परेशान थे, उन्होंने तो बंद कर दिया सब कुछ, लेकिन यहां पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस देश का हिल गया। स्वराज की भावना को वहां इग्नोर कर दिया गया। जमनालाल बजाज, उनको गांधी का पुत्र माना जाता था, वो स्पॉन्सर करते थे गांधी के सारे इनिशिएटिव। उन्होंने खादी उद्योग, स्कूल, कॉलेज, काफी पैसा खर्च किया था, वो सब भी बंद हो गया। तो वो बोले भाई मतलब लोग अब इंटॉलरेंट हो गए थे बहुत, बोले ये गलत किया आपने। और वहां पे जो भगत सिंह थे, ये लोग अपना पूरा टीम लेके गांधी का सपोर्ट करना चाहते थे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन से ये जुड़ चुके थे। तब ये गांधी के अगेंस्ट नहीं थे, तब ये गांधी के साथ हुआ करते थे। अब उन लोग का भी दिल दुख गया, और फिर तो उसके बाद पूरा देश एकदम, पूरा मूवमेंट नीचे बैठ गया। आपको क्या लगता है ये गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद किया, ये उनकी मजबूरी थी या जरूरी थी? बार बार उनको कमजोर दिखाया गया है, बताया गया है वो कमजोर हैं। गांधी का भी एक विचार था कि मैं बिना लड़े, बिना करे, मेरे को थप्पड़ मारो, इधर भी थप्पड़ मारो, लेकिन मैं ऐसे ही आजादी लूंगा। तो लोग कहते थे कि ये बड़े मजबूर व्यक्ति दिखते हैं, मजबूत नहीं दिखते, आपको डिसाइड करना है ये वो मजबूरी थी या मजबूती थी। क्योंकि उनको डर था कि काफी लोग मारे जाएंगे, और सब लोग ही मारे गए तो फिर आजादी की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। चौथी कहानी मैं लूंगा दांडी मार्च की। पहले आप ये समझ लो दांडी मार्च था क्या? अंग्रेजों ने नमक के प्राइस को बहुत बढ़ा दिया था। प्राइस को क्या बोलेंगे, टैक्स को समझ लो आप। 2400% टैक्स बढ़ा दिया, उस समय नमक बहुत महंगा कर दिया। गांधी बोले नमक तो प्रकृति दे रही है, तुम क्यों 2400% टैक्स लगा रहे हो? अरे 24% टैक्स ठीक था, 2400% टैक्स अंग्रेजों ने लगा दिया, नमक इतना महंगा कर दिया। गांधी ने बोला नमक तो हम अपना बना सकते हैं। दांडी मार्च गांधी ने डिसाइड किया, लेकिन चौरी चौरा से सीख के उठे थे तो 79 वॉलंटियर उन्होंने बोला मेरे साथ चलेंगे, केवल 79। ये जो 79 थे सिलेक्ट किए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था कि तुम मार खाने को तैयार हो? अंग्रेज मारेंगे रास्ते में, बहुत दर्द होगा तुम्हें, बहुत पिटोगे, पक्का नहीं है वापस जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे, मार डालेंगे हमें रास्ते में। तो 79 लोगों ने मान लिया कि हम मरने को भी तैयार हैं, और वो गांधी के साथ पिटने के लिए चले उस दांडी मार्च में। 12 मार्च 1930 को चालू हुई थी ये, और कई दिन तक चली है, 5 अप्रैल तक चली थी, क्योंकि उनको वो टैक्स हटाना था। और उस दांडी मार्च 358 किलोमीटर की, गांधी चलते चले गए और खुद भी पिटे, चुपचाप कतार में लगे, सबको पिटवाते रहे, सबने मार खाई। लेकिन हुआ क्या, आगे चल के 79 थे, लोग आते गए रास्ते में, जुड़ने लगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि 20,000 लोग ज्वाइन कर गए, बोलो हमको भी मारो, हमको भी मारो, और दांडी मार्च में आगे आए। अब देखो इससे आंदोलन को मजबूती मिली, लेकिन खुद भी पिटे, औरों को भी पिटवाया, खुद भी मार खाई, दूसरों को भी मार खिलवाई। आपको क्या लगता है ये मजबूरी थी कि मजबूती थी? क्योंकि आपको पता है ना, मैं ना इस पार की ना उस पार की बात करूंगा, गांधी के विचार की। बड़ा बैलेंस्ड वीडियो है, कॉमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना होगा।
पांचवी कहानी है इरविन पैट की। इसमें मैं पहले से जानता हूं आप लोग एक ही तरफ का विचार रखेंगे, इसमें शायद आप गांधी को नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि ये वो इरविन पैट था जिसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी दी गई और गांधी ने उनको बचाया नहीं। पहले इरविन पैट समझ लो क्या है। वॉइसरॉय इरविन थे, उनको गांधी जी ने कन्विंस कर लिया कि भैया अगर हम लोग बिल्कुल हाथ जोड़ के लड़ रहे हैं आपसे, आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहे, आपको तंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे, इसी को बोलते हैं अहिंसा, तो जो बेचारा अहिंसा किससे आंदोलन में है उसको तो जेल में मत डालो। वॉइसरॉय इरविन मान गए इस बात को, बोले ठीक है अहिंसा वालों को नहीं डालूंगा, इनका क्या करूं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। हाँ, इन्होंने, ये तो सॉन्डर्स की हत्या कर चुके हैं। गांधी ने बोला जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लो। गांधी ने उनको बचाया नहीं, उनको फांसी की सजा सुना दी गई और गांधी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया उनको बचाने के लिए, क्योंकि गांधी ने कहा कि जब मेरी वॉइसरॉय से बात हो गई भैया कि जो बिना लड़े करेगा उसी को बचाएंगे। इस चक्कर में सुभाष चंद्र बोस वगैरह भी बहुत नाराज हुए, कई लोग नाराज हुए गांधी से, क्योंकि वो चाहते थे कि इन्होंने बहुत बड़ी शहादत दे रहे हैं, बचाओ इनको। पर गांधी ने कहा नहीं भाई, मेरे अग्रीमेंट में, टर्म्स में नहीं आता है, मैं केवल उन्हीं को बचाऊंगा जो नॉन वायलेंट यानी मेरे तरीके से चलेंगे। तो बेसिकली गांधी का तरीका क्या था, आइदर माय वे और हाईवे, या तू मेरे साथ चल या तू, बस समझ लो बात को। तो ये बात से काफी लोग नाराज भी हुए गांधी से। और यहां तक कि एक बात तो ये भी हिस्टोरियंस में से कुछ इतिहासकार बताते हैं कि गांधी को इरविन ने ये भी कह दिया था कि तुम अगर भगत सिंह की कमिटमेंट लेके मेरे को दे दो कि दोबारा हरकत नहीं करेंगे तो मैं इनको भी छोड़ दूंगा। गांधी ने बोला नहीं भैया, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी ब्रेवरी की, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं तो दूसरों को भी मना करूंगा बिल्कुल इस तरह से कोई हरकत ना करें। और आगे चल के पता नहीं वो बदले ना बदले, अब क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है नॉन वायलेंस। मेरा बिल्कुल क्लियर है, मैं इनका साथ नहीं दूंगा इस समय, क्योंकि मेरा मानना है कि हाथ जोड़ करके लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। और वैसे फिर इसके बाद कई इतिहासकार ये भी मानते थे कि गांधी कहते कि चलो छोड़ो मत, लेकिन फांसी माफ करा दो, 20 साल की सजा दे दो, चलो ऐसा करो भगत सिंह को 10 साल की सजा दे दो, 5 साल की सजा दे दो, उस पर नेगोशिएट कर लेते। लेकिन गांधी अश्योरेंस लेटर नहीं दिया लिख करके, ब्रिटेन चले गए पीछे से। अब आप बताइए कि गांधी के लिए यह मजबूरी था कि जरूरी था? ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसमें कहना ठीक है या गलत है, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह को बचाया नहीं बिल्कुल भी। भगत सिंह चले गए, हमारे देश से इतना वीर सिपाही, आप डिसाइड आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। छठा था कि कांग्रेस में, अब कांग्रेस बिल्ड हो गई थी, कांग्रेस बड़ी हो रही थी, ये छठी कहानी समझो। काफी सारे इनके जो हमारे प्रोविंसेस हुआ करते थे, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बॉम्बे, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस, आसाम, तो इसमें कांग्रेस जीतती चली गई और जो मुस्लिम लीग थी वो बेचारी हारती चली गई। कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई, लेकिन कांग्रेस में आ गया करप्शन, और करप्शन जब बढ़ने लगा और सब लोगों ने बोला कि आपकी कांग्रेस में करप्शन, आपकी कांग्रेस में करप्शन, गांधी ने क्या बोला, बड़ी विनम्रता के साथ इस कांग्रेस को जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। और दोनों को समझाया, पटेल, नेहरू, सबको समझाया कांग्रेस को बंद कर दो क्योंकि इसमें करप्शन आ गया है। पटेल, नेहरू बोले नहीं गांधी जी, अगर इस समय हमने ऐसा किया और करप्शन के चक्कर में इसको बंद किया तो मुस्लिम लीग फिर आगे निकल जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी। पंडित नेहरू ने अपोज किया, पंडित नेहरू ने बोला कांग्रेस तो मैं बिल्कुल नहीं हिलने दूंगा, ऐसी ही चलेगी। गांधी ने बोला लेकिन करप्शन बहुत है, फिर क्या किया जाए? उन्होंने कहा इस समय अगर हमने कांग्रेस तोड़ दिया तो पूरा देश टूट जाएगा, मुस्लिम लीग आगे आ जाएगी, हमें परेशानी होगी, अभी हम अच्छे से चला रहे हैं, हमको चलाने दो। कितना मर्जी करप्शन हो रहा हो गांधी जी, अभी नहीं छोड़ेंगे, हम कांग्रेस मैं लीड कर रहा हूं, मैं लीड करूंगा। नेहरू उस समय अड़ गए बिल्कुल। तो फिर बाद में उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करो, तुम्हें जो करना है तुम करो। गांधी उस समय भी छूट गए, गांधी ने उस समय करप्शन पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और उस समय नेहरू उसको लीड करते चले गए। और फिर गांधी ने ये कहा एक काम करना, जब आज़ादी हो जाएगी तब कांग्रेस को तोड़ के दोबारा चालू करेंगे। नेहरू ने कहा ठीक, बात ठीक लग रही है मुझे, बाद में देखेंगे हम लोग। तो कांग्रेस में फैल रहे भ्रष्टाचार के बावजूद कांग्रेस को खत्म ना करना या कोई बड़ा मजबूत इनिशिएटिव ना ले पाना, इसमें भी कारण था। यहाँ पे वो कहते हैं भाई कांग्रेस टूट गई तो देश टूट जाएगा। ये मजबूरी थी या जरूरी थी? क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? ऐसे इंसान जिसने चलाई थी आजादी की आंधी। सातवीं कहानी, जाने अनजाने में ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर 2 में भी सपोर्ट कर दिया गांधी जी ने। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 में तो किया ही था, खिलाफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बहुत से लोग, और सरदार पटेल भी नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स का साथ दें। वर्ल्ड वॉर 2 तुम्हारी लड़ाई है दुनिया से, अबे तुम हमको यहां मार रहे हो, पेल रहे हो, सूत रहे हो, और फिर भी हम तुम्हारा साथ दें। गांधी वैसे शुरू में तो मना कर रहे थे, लेकिन गांधी अपने मूवमेंट में लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, तनख्वाह दे नहीं पा रहे थे, पैसे थे नहीं। वहां 25 लाख लोग भारत के अंग्रेजों ने अपने साथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा भाई तुम हमारे, हम तुमको तनख्वाह दे देंगे, हमारे साथ आ जाओ। ये लोग उनके साथ जाने लगे। गांधी का मूवमेंट इतना कमजोर था, यहां भी मारो, यहां भी मारो, यहां भी मारो, यहां भी मारो, और इस चक्कर में यूथ उनके तरह अट्रैक्ट हुए नहीं। हालांकि गांधी ने बाद में एक नया मूवमेंट, इसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, शुरू किया, लेकिन जाने अनजाने में फिर उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में उनको सपोर्ट किया, अंग्रेजों को। उनको बोला, मजबूती से यहां नहीं खड़े हुए, उन्होंने उनको समझाया कि अगर हम आपका साथ देंगे, आप हमारा भारत छोड़ देना, आप प्लीज हमारे को आजादी दे देना। अंग्रेजों ने भी बोला ठीक है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो आगे चल के हम तुम्हें आजादी दे देंगे। गांधी फिर अग्री कर गए कि ठीक है, ये हम साथ देंगे इनका विनम्रता से,
क्योंकि ये हमको आजादी देने वाले हैं, इन्होंने हमको वचन दिया है। अब गांधी प्रेम से चलते थे, गांधी मार पिटाई में बिलीव नहीं करते थे, अपने शत्रु का भी साथ देने में बिलीव करते थे। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, ऐसा अर्जुन को कृष्ण ने बोला था। हृदय दौर्बल्यम, दुर्बल हृदय मत बनाओ अर्जुन, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, उत्तिष्ठ मतलब खड़े हो जाओ, त्यक्त्वा मतलब त्याग के हृदय की दुर्बलता को। लेकिन साथ में फिर कृष्ण ने यह भी कहा कि तुम्हारा हृदय कोमल है। गांधी भी कुछ ऐसे ही थे अर्जुन की तरह, उनका हृदय बहुत कोमल था और कोमल हृदय के चक्कर में शत्रु का भी साथ देने को तैयार हो जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की मदद करना यह गांधी जी की मजबूरी थी या उनके लिए जरूरी था? ये मजबूरी या जरूरी, ये निर्णय आप लेंगे। लेकिन आठवीं कहानी ये मैंने पीछे एक बार बताई थी, उन्होंने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना, जबकि सबने वोट सरदार पटेल को दिया। सबको पता है, सारे इतिहासकार जानते हैं, ये बात कई बार की जा चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश सरकार कमजोर हो चुकी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने बोला ठीक है, अब इतना कमजोर हो गए, हम छोड़ के जा रहे हैं। उधर सुभाष चंद्र बोस काफी अटैक करा चुके थे इंडिया में। तो जब ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है हम जाते हैं छोड़ करके, एक अंतरिम सरकार बना लो, अंतरिम सरकार में सबने वोट दे दिया। किसको? वहां से पंडित नेहरू भी थे, पटेल भी थे, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफार खान, सब थे। लेकिन वोट किसके फेवर में गया? वोट गया सरदार पटेल के फेवर में। प्रांतीय 15 प्रांतीय कमेटी थी, सबने मिलकर के वोट दिया, फिर भी मना कर दिया गांधी ने सरदार पटेल को, तुम पीछे हो जाओ, नेहरू को प्रधानमंत्री बना देते हैं आगे चल के, क्योंकि प्रधानमंत्री वही बनता है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था, उसी ने प्रधानमंत्री बनना था, ये तय हो चुका था। उन्होंने नेहरू को बना दिया। लोगों ने पूछा गांधी आपने नेहरू को क्यों बनाया? बोले नेहरू नाराज ना हो जाए, अगर नेहरू नाराज होगा तो कांग्रेस तोड़ देगा, कांग्रेस टूट गई तो अंग्रेज फिर से हमें कंट्रोल ना कर ले, कोई दिक्कत ना आ जाए। और नेहरू वैसे भी नंबर 1 की पोजीशन पर रहना चाहता है, नेहरू अंग्रेजी जानता है, नेहरू विदेश में बात कर सकता है, नेहरू ये नेहरू वो नेहरू ये। उस चक्कर में उन्होंने नेहरू को फिर से आगे लिया। जनता के खिलाफ जाकर के सरदार पटेल को आगे बढ़ाने की जगह, वो जानते थे सरदार पटेल मेरी सारी बात मान जाते हैं, उनको साइड किया। नेहरू का एक अपना स्टाइल है, वो बढ़िया सफारी सूट में आते, हाथ में पाइप लेके, गुलाब का फूल टांग के, अंग्रेजी में बात करते हुए अंग्रेजों के साथ नेगोशिएशन करते थे। तो गांधी ने कहा देखो इंटरनेशनल अफेयर ये संभाल लेंगे, कोई बात नहीं सरदार पटेल, भारत में तुम संभाल लेना। तो विरोध के बावजूद पंडित नेहरू को कांग्रेस में आगे बढ़ा देना, विरोध के बावजूद नेहरू को फाइनल कर देना, इसलिए कि कहीं कांग्रेस ना टूट जाए, ये गांधी की मजबूरी थी। ये गांधी के लिए मजबूरी था या जरूरी था, वो निर्णय आप लेंगे, क्योंकि गांधी के लिए हमेशा एक पर्पस था, एक कॉज था, जिससे वो जस्टिफाई करते थे उसको। गांधी वैसे बहुत मजबूत आदमी थे, जो इतनी मार खाता क्यों खाता है? अच्छा आप समझो, पीछे 20 करोड़ लोग आपके फेवर में, उसके बावजूद भी गांधी मार खाने को तैयार है, इसका मतलब टॉलरेंस थी उनमें, उन्हें बहुत अच्छे गुण थे। पर इन बातों के कारण कई बार गांधी का ब्रांड देश में इवॉल्व नहीं हुआ। गांधी आज भी हमारे देश के युवाओं के बीच में एक बड़ी इंस्पिरेशन नहीं है। 9वीं कहानी, सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने बाहर करा दिया। सुभाष चंद्र बोस जीत चुके थे, सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन लड़े कांग्रेस में सीतारमैया के अगेंस्ट, सीतारमैया गांधी बोले मेरा कैंडिडेट है। सुभाष चंद्र बोस उनके कैंडिडेट को कैसे हराए? 1375 वोट सीतारमैया को मिले और 1580 वोट सुभाष चंद्र बोस को मिले। तो जब इतने वोट मिले, सुभाष चंद्र बोस जीत गए, गांधी बोले ये तो मेरी हार है, सीतारमैया की हार मेरी हार है, क्योंकि मैं सीतारमैया के फेवर में हूं। सुभाष चंद्र बोस को गांधी पसंद नहीं करते थे। सुभाष चंद्र बोस का क्या, वो बड़े फेवरेट हो चुके थे और वो थोड़ा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा टाइप्स थे। और गांधी जी कहते थे इधर भी मार लो इधर भी मार लो, लेकिन आराम से लड़ेंगे हम लोग, इस तरह नहीं लड़ेंगे। उन्होंने जीतने के बावजूद पूरी जान लगा के सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए उन्होंने जान लगाई थी। जान लगाने के बावजूद जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए, तब बोला रुको, खत्म, रिजाइन कर दो, यहां से निकल जाओ। सुभाष चंद्र बोस उनके आइडियल शिष्य थे। उन्होंने बोला मैं जानता हूं हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पर मकसद एक है। सुभाष चंद्र बोस बाद में विदेश चले गए, मैंने उन पर पूरी केस स्टडी बनाई। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जबरदस्ती रिजाइन कराया था। इसमें मैं गांधी को विलेन नहीं दिखा रहा हूं, मैं उनकी विचारधारा बता रहा हूं। उनकी विचारधारा यह है कि देश में जो देश की टॉप लीडरशिप है उसके हिसाब से सब चलना चाहिए। ऐसा नहीं सुभाष चंद्र बोस अपनी ढपली बजाएं और नेहरू पटेल अपनी ढपली बजाएं और मैं अपनी बात बोलूं। तो वो चाहते थे कि भाई, इसलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बाहर किया। ऐसा करना उनकी विचारधारा, ये मजबूरी था या जरूरी था, सही था गलत था, ये आपको देखना है। इतने में 10वीं कहानी ले लेते हैं, पार्टीशन का टाइम। पार्टीशन में क्या हुआ? पार्टीशन के टाइम में आपको पता है जिन्ना आगे आ गए थे, मेरे को अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए। तो सारे इतिहासकार बताते हैं कि गांधी ने शुरू में अलग पार्टीशन का, अलग पाकिस्तान का विरोध किया, सबको खूब समझाया भाई अलग नहीं करो, अलग नहीं करो। वहां वाइसराय को समझाने चले गए, अच्छा माउंट बेटन को समझाने चले गए, भाई माउंट बेटन तू ऐसा कर, तू इंडिपेंडेंट कर दे, बंटवारे का हम आपस में बाद में देख लेंगे। माउंट बेटन ने बोला नहीं नहीं साथ साथ ही करते हैं भाई, साथ साथ करना पड़ेगा। अच्छा वो नहीं सुन रहे थे इनकी। फिर ये उसके पास गए जिन्ना के पास, भाई जिन्ना तू मेरी बात सुन, पहले अलग करा लेते हैं बाद में तुझे दे दूंगा। जिन्ना बोला ना 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 ना,
जिन्ना अभी यहाँ ग्रेट कैलकाटा किलिंग करा चुके थे, 5,000 लोग मारे जा चुके थे, कईयों को हत्याएं करा चुके थे, बहुत लोग बेघर हो चुके थे। तो जिन्ना इस समय बिल्कुल क्लियर थे भाई अंग्रेज हैं तो पाकिस्तान मिल जाएगा। एक बार इसको इंडिपेंडेंट करा दिया, बाद में ये पाकिस्तान देंगे नहीं देंगे कौन सुनेगा मेरी, कोई नहीं सुनेगा। वो माउंट बैटन को पकड़ के बैठ गए, देख भैया ऐसा मैं तो बैठ गया नहीं चौकड़ी मार के, मेरे को तो पाकिस्तान अलग चाहिए, अब भी चाहिए। बच्चे आइसक्रीम के लिए लड़ते हैं, वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था। अब उस चक्कर में गांधी की बात ना सुने जिन्ना। फिर गांधी ने बोला मेरे दो बड़े प्यारे शिष्य हैं कर्नल अर्जुन, नेहरू, पटेल, इनको समझा देता हूं, ऐसा करो, अलग नहीं करो, तुम इसी को दे दो पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं मतलब पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान सब इसी को दे दो, बोलो तू ही प्रधानमंत्री बन जा। नेहरू को एकदम दिमाग हिल गया, ओए ऐसे थोड़ी होता है, इसको बना दो है जी। तो सरदार पटेल भी फेवर में नहीं थे कि ना 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 जिन्ना को नहीं बनाओ। इन्होंने बोला बना दे जिन्ना को प्रधानमंत्री, बनने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम भारत तो एक रहेगा, भारत एक रहेगा, टूटेगा नहीं। तो वहां नेहरू ने बोल दिया देखो ऐसा हमारी रियासतें अलग अलग हैं बहुत सारी, ये इतनी 500-550 रियासतें हैं और सब के सब नाराज हो जाएंगे क्योंकि हिंदू बाहुल्य राज है ये, बिल्कुल यहां गड़बड़ हो जाएगी। तो पूरा का पूरा सब ने जिसके पास जाए गांधी की कोई बात ना माने। गांधी की लीडरशिप वहां थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ी। गांधी अपना हर बात पे अनशन पे बैठ जाते, अरे मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी कोई सुन नहीं रहा। वही हुआ। उसके बाद फिर पाकिस्तान को अलग होना पड़ा, पार्टीशन को ना रुकवाना पड़ा। ये गांधी के लिए क्या था, मजबूरी था कि जरूरी था। गांधी जो पूरा आज तक लड़ते आ रहे थे यहां आके क्यों चुप बैठ गए। कई इतिहासकारों का मानना है कि वो चाहते थे कि नेहरू को सत्ता मिल जाए, इसीलिए उन्होंने अलग करवाया और इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, इसके लिए उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जिन्ना को पाकिस्तान दिया तो यहां नेहरू आ पाएगा। और कई लोग मानते हैं नहीं नहीं उन्होंने प्रयास किया। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातचीत है। और आप लोगों के लिए क्या, हमारा चैनल एक जिम्मेदार चैनल है, हम एक तरफ की बात नहीं करना चाहते। गांधी की कई विशेषताएं थी। आइंस्टाइन उनको अपना गुरु मानते थे, आइंस्टाइन उनको ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 20th सेंचुरी मानते थे। टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी, सुभाष चंद्र बोस ने उनको फादर ऑफ नेशन बोला, मार्टिन लूथर किंग उनको अपना गुरु मानते थे। इनके सम्मान में सरदार पटेल ने पीएम का पद त्याग दिया। 150 से अधिक देशों में 800 से ज्यादा डाक की पोस्टल टिकट्स इनके नाम पे है। 70 देशों में गांधी जी की मूर्ति बना रखी है, 90,000 किताबें इनके ऊपर लिखी गई है। आज 45 से ज्यादा फिल्में इनके ऊपर बन चुकी है, 500 डॉक्यूमेंट्रीज है। नारायण मूर्ति से पूछा कि इन्फोसिस का इंस्पिरेशन कौन है तो बोले गांधी है। वर्गीज कुरियन ने कोऑपरेटिव मूवमेंट अमूल गांधी को देख करके शुरू किया। राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त के साथ मूवी लगे रहो मुन्ना भाई गांधी पे बनाई थी। रिचर्ड वो 7 ऑस्कर जीत चुके हैं और बोले ये सब गांधी के कारण जीता। तो मजबूत व्यक्ति कौन होता है, मजबूत वो है जिसमें पेशेंस है, टॉलरेंस है, मॉडेस्टी है। और यही बात आप देखिए भगवान बुद्ध का भी जब अंगुली माल के साथ आमना सामना हुआ था, अंगुली माल सबको मार के अंगुली काट के माला पहन लेता था और वो भगवान बुद्ध को मारना चाहता था, बोला रुक जा रुक जा रुक जा। भगवान बुद्ध बोले मैं तो बहुत साल पहले रुक चुका हूं, अब तेरे रुकने का टाइम है। और उन्होंने अंगुली माल का हृदय परिवर्तित कर दिया। और वो अंगुली माल से ही मैं यहां गांधी को भी रिलेट करना चाहता हूं उस कहानी में कि वो भी हृदय परिवर्तित करने के लिए सब कुछ सहने को तैयार थे। हिंसक डाकू को भी जैसे बदला गया ऐसे ही वो हिंसक अंग्रेजों को बदलना चाहते थे। गांधी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए होंगे लेकिन उन्होंने सत्य और अहिंसा से समझौता नहीं किया। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैंने दोनों तरफ की बात रखी, यही गुण उनकी सबसे बड़ी मजबूती थी। सत्य और अहिंसा के थे वो पुजारी, कभी नहीं जिन्होंने अपनी हिम्मत हारी, सांस दी हमें आजादी की, जन जन है उनका आभारी। ये थे महात्मा गांधी। आपको निर्णय लेना है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी या मजबूती का नाम महात्मा गांधी। मेरा काम है जिम्मेदार चैनल होने के नाते दोनों तरफ के पक्ष को रख करके आपको एक न्यूट्रल कंटेंट दे सकूं, वर्ल्ड क्लास कंटेंट, सॉलिड कंटेंट। मैं कभी भी इधर उधर की बात नहीं करता। अगर आपने मेरा बजट के ऊपर वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखिएगा। हमेशा न्यूट्रल बात, ना पक्ष की ना विपक्ष की बात करेंगे, एकदम निष्पक्ष की। हाँ, आप आइए कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जुड़िए। आज मैं लोगों को कमेंट पढ़ना चाहता हूं, आपका क्या विचार है। नहीं है तो सब्सक्राइब नहीं किया, गेम कैसे चेंज होगा। हाँ, अगर बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए सपोर्ट बोर्डलाइन नंबर बनाया जहां बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। बड़ाबिजनेस.com में हम आपका बिजनेस बिल्ड करने में मदद करते हैं। अब तक हजारों की कर चुके हैं, अब तक लाखों पार्टिसिपेंट अपने बिजनेस को ग्रो कर चुके हैं हमारे साथ में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, कमेंट बॉक्स में यह भी बताने के लिए अगला वीडियो कौन सा बनाए। आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।